गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की मुलाकात में, आज की चर्चा में। शुरू करें फिर आज की बातचीत। मॉड्यूल सी पर हमारा डिस्कशन चल रहा था। मॉड्यूल सी पर जो आज हमारी चर्चा में विषय में आने वाला है वो है बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट। 1891 का ये अधिनियम है। बैंकर्स बुक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है प्राइमा फेसिया के रूप में कोर्ट में, सिविल केसेस और क्रिमिनल केस दोनों में ही। क्लियर है? बैंकर्स बुक्स का मतलब है बैंक्स की जो एंट्रीज है उनको हम बैंक्स बुक्स के नाम से जानते हैं। छोटा सा ही टॉपिक है जिस पर आज हमारी चर्चा होगी। 1 से 2 क्वेश्चन इस पर बनने की पॉसिबिलिटी रहती है, लेकिन पॉसिबिलिटी थोड़ी कम रहती है। क्वेश्चंस वैसे यहां से पूछे जाते हैं लेकिन संभावना वही कि थोड़ी सी कम है। तो बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट ये छोटा सा टॉपिक है जिस पर आज हमारी चर्चा होनी है। शुरू करें फिर आज की बातचीत। आज की शाम का सबसे पहला सवाल देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 which of the following is not included in the definition of bankers books। अगर हम बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट को प्रोविजन के अकॉर्डिंग बात करें तो इनमें से कौन सा है जो बैंकर्स बुक्स की डेफिनेशन में शामिल नहीं या बैंकर्स बुक्स नहीं माने जाते हैं, यानी इनका इस्तेमाल कोर्ट में प्राइमा फेसिया के रूप में नहीं किया जा सकता है। बैंकर्स बुक्स के रूप में इसको नहीं किया जा सकता वहां पर इसका इस्तेमाल। तो चेक बुक्स है, लेजर है, डे बुक्स है या अकाउंट बुक्स है? क्या होगा दुरुस्त आंसर क्वेश्चन नंबर 1 पर? जितने भी हमारे मित्र आ चुके भैया सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 1 बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891। मुश्किल से 1.5-2 पेज का ही टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। क्लियर है? चले आगे बढ़े। आप में से जिन्होंने भी क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ए ऑप्शन किया है बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। चेक बुक्स को इसमें नहीं रखा जाता है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अंडर द बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 हु हैज द अथॉरिटी टू सर्टिफाई कॉपीज ऑफ एंट्रीज फ्रॉम अ बैंकर्स बुक्स। इस क्वेश्चन पर आने के पहले इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, जैसा अभी मैंने कहा कि बैंकर्स बुक्स आपके सिलेबस में इसलिए रखा गया है क्योंकि जो बैंकर्स की बुक्स है यानी जो आपकी एंट्रीज होती हैं उनको कोर्ट में प्रस्तुत किया जा सकता है किसी भी मामले में। अगर कोई मामला चल रहा है और वहां पर एविडेंस के रूप में बैंक्स बुक यानी बैंक एंट्रीज की आवश्यकता है तो बैंक एंट्रीज को प्राइमा फेसिया के रूप में कोर्ट में दिया जा सकता है। ये सिविल केसेस में भी दिया जा सकता है और क्रिमिनल केस दोनों में ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जो बैंकर्स बुक्स जाती हैं यानी जो बैंक की एंट्रीज जाती हैं वो ओरिजिनल कॉपी नहीं भेजी जाती बल्कि उनकी सर्टिफाइड कॉपीज भेजी जाती है। तो जो दूसरा सवाल है वो इसी सर्टिफाइड कॉपी को लेकर है कि कौन इसको सर्टिफाई कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 वापस पढ़ते हैं। अंडर द बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 Who has the authority to certify copies of entries from a banker's books? तो बैंकर्स बुक्स से अगर कोई कॉपी ली गई है, क्योंकि आपको ओरिजिनल बुक्स भेजने की जरूरत नहीं होती, आप उसकी कॉपी ही भेजते हैं, तो बैंकर्स बुक्स से जो कॉपी ली गई है इनमें से कौन है जिसके पास अथॉरिटी है उसको सर्टिफाई करने का, क्योंकि सर्टिफाइड कॉपीज को ही वहां पर एक्सेप्ट किया जाता है। तो कस्टमर ऑफ द बैंक, बैंक का कस्टमर उसको सर्टिफाई करता है, या कोई भी इंप्लॉय कर सकता है बैंक का, या बैंक का इंटरनल ऑडिटर करता है, या द मैनेजर और प्रिंसिपल अकाउंटेंट ऑफ द बैंक, या बैंक का मैनेजर या जो प्रिंसिपल अकाउंटेंट होगा वो उसे सर्टिफाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर क्या होगा दुरुस्त आंसर? क्वेश्चन नंबर 2 तो कस्टमर कर सकता है या एम्प्लॉय कर सकता है, या जो बैंक का इंटरनल ऑडिटर होगा वो करेगा, या वहां का मैनेजर कर सकता है, या जो आपका प्रिंसिपल अकाउंटेंट होगा उसको यह अधिकार है कि वो उसे सर्टिफाई कर सकता है। चलें आगे बढ़े। बिल्कुल दुरुस्त आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जिन्होंने भी डी आंसर किया है, द मैनेजर और प्रिंसिपल अकाउंटेंट ऑफ द बैंक। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेज what type of court proceeding allow for the production of certified copies of bankers books as evidence under the bankers books evidence act 1891। अभी देखो इसी पर मैं चर्चा कर रहा था, इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि क्वेश्चंस पर आंसर तो आपको मिलेंगे ही। जब एमसीक्यू हम कर रहे हैं तो 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से कोई ना कोई आंसर होगा, वो बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्वेश्चंस पर आंसर को देखने के साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो डिस्कशन होता है, जो मैं एडिशनल पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करता हूं क्लास में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि देखिए क्वेश्चंस लाने की एक लिमिट होती है भाई, आधे घंटे में या 25 मिनट में हम कितने क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं, उसकी एक लिमिट है। लेकिन बातचीत करने की, डिस्कशन की कोई लिमिट नहीं होती, इसलिए डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे एडिशनल पॉइंट्स आपको मिलेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है, अभी पीछे वाले क्वेश्चंस के डिस्कशन पर मैंने यही चर्चा की थी कि बैंकर्स बुक्स को कहां पर, कोर्ट के कौन से या किस कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है प्राइमा फेसिया के रूप में। तो केवल सिविल प्रोसीडिंग्स में है, या केवल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में है, या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स में है, या सिविल और क्रिमिनल दोनों ही तरीके के प्रोसीडिंग्स में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर क्या होगा दुरुस्त आंसर? इस पर बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि इसके आंसर पर पीछे डिस्कशन हम लोगों ने किया हुआ है। क्लियर है? एडमिनिस्ट्रेटिव जो है प्रोसीडिंग्स, कौन सी प्रोसीडिंग्स होती हैं? जैसे कई बार कार्यालय में कोई अगर आप मान लेते हैं क्योंकि काम गड़बड़ हुआ है, या कहीं कुछ पकड़ा गया है, ब्राइबरी है या भ्रष्टाचार है, या अगर समय पे कार्य पूरा नहीं किया गया, डेडलाइन निकल गई, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यवाही होती है जो सिर्फ प्रशासनिक लेवल पर होती है ऑफिस में, उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स कहते हैं।
क्या होगा दुरुस्त आंसर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए? बिल्कुल दुरुस्त है, इस पे हम लोगों ने भी चर्चा पीछे की थी। आप में से जिन्होंने भी डी ऑप्शन दिया है, बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। बोथ सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स दोनों में इसका यूज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ इंट्रीज इन बैंकर्स बुक्स इन कोर्ट अंडर द बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891? तो बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 के अंतर्गत अगर हम जो बैंकों की एंट्रीज है, जो बैंकर्स बुक्स है, उनकी कॉपीज की सर्टिफाइड कॉपीज अगर हम प्रस्तुत करते हैं कोर्ट में, तो इसका इंपैक्ट क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या होता है? दे आर नॉट एडमिसेबल अनलेस क्या है, कोराबोरेटेड बाय ओरल एविडेंस। ये तब तक एडमिसेबल नहीं होंगे कोर्ट में जब तक इनको जो का ओरल एविडेंस है उसको कोराबोरेट नहीं किया गया है। क्लियर है? तब तक ये एडमिसेबल नहीं माने जाएंगे। या दे आर ट्रीटेड एज प्राइमा फेसिया एविडेंस विदाउट रिक्वायरिंग फर्दर प्रूफ। इनको प्राइमा फेसिया एविडेंस माना जाता है, आपको फर्दर प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती। यानी अगर हम प्राइमा फेसिया के रूप में देखें इन एंट्रीज को, तो ये प्राइमा फेसिया के रूप में मानी जाती हैं। दे मस्ट बी बैक्ड बाय फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल बुक्स। आप सर्टिफाइड कॉपी भेज रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको इसकी ओरिजिनल बुक्स भी भेजनी चाहिए, यानी ये बैक्ड बाय ओरिजिनल बुक्स होनी चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको इसके साथ भेजने होते हैं। दे आर एडमिसेबल ओनली इफ द बैंक एम्प्लॉयज टेस्टिफाई द कोर्ट। ये केवल तभी एडमिसेबल माने जाएंगे जब बैंक एम्प्लॉय ने टेस्टिफाई किया है कोर्ट में इसको कि ये सही है। अगर वो टेस्टिफाई कर दे रहा है तो ही ये माना जाएगा, अदरवाइज इसको नहीं माना जाएगा। क्या होगा दुरुस्त आंसर भैया? क्या होगा दुरुस्त आंसर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए? क्वेश्चन नंबर 4 आंसर करते चलिए। अगर आपने सारे डिस्कशन को ठीक से सुना है तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर भी मैंने प्रॉपर डिस्कशन किया है, इसके आंसर पर भी डिस्कशन हुआ है। आंसर करते चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाँ जी, क्या होगा दुरुस्त आंसर क्वेश्चन नंबर 4 पर? चलिए, बिल्कुल। आप में से जिन्होंने भी बी आंसर किया क्वेश्चन नंबर 4 पर कि इसे प्राइमा फेसिया एविडेंस के रूप में माना जाता है। देखिए, ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि इसी के आधार पर डिसीजन दे दिया जाएगा। ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, लेकिन अगर कहीं पर कुछ सिद्ध करने की बात आ रही है और ये कहा जा रहा है कि अगर बैंकर्स की एंट्री मिल जाए, बैंकर्स बुक्स की एंट्रीज मिल जाए, तो इसको हम यहां पर एक साक्ष्य के रूप में रख सकते हैं, मान सकते हैं, तो वहां पर ये आंसर बिल्कुल दुरुस्त आंसर हो जाएगा। तो इसे कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं माना जाता है, लेकिन प्राइमा फेसी एविडेंस के रूप में बैंकर्स एंट्री को रखा जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर मूव करते हैं। इन हाउ मेनी डेज अ बैंक इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद कोर्ट ऑर्डर्स अंडर बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891? देखो क्या है क्वेश्चन, इस पर पहले बातचीत कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं। देखिए, कोर्ट को यह अधिकार होता है कि वो बैंकों को अपनी बुक्स की एंट्रीज को रिप्रेजेंट करने के लिए कह सकता है कोर्ट में। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि बैंकर्स एंट्री की जरूरत है, यानी जो बैंकर्स बुक्स हैं उनकी एंट्रीज की हमें जरूरत है साक्ष्य के रूप में, प्राइमा फेसिया के रूप में, तो वो कोर्ट आदेश दे सकता है बैंक को। तो जो भी कॉम्पिटेंट कोर्ट होगा वो बैंक को ये आदेश दे सकता है कि भैया आप अपनी जो बुक्स हैं उनकी एंट्रीज हमारे सामने प्रेजेंट करिए, हमें इसकी आवश्यकता है। तो सवाल यही पूछा जा रहा है कि जो प्रोविजंस हैं बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट के अंतर्गत, अगर कोर्ट आदेश देता है तो बैंकों को अपनी एंट्रीज कितने दिनों के अंदर प्रेजेंट करना होता है कोर्ट के पास? 3 days एक्सक्लूडिंग बैंक हॉलीडेज। 3 दिन के अंदर आपको प्रेजेंट करना होता है, जिस दिन आपको आदेश कम्युनिकेट किया गया उसके 3 दिन के अंदर, जिसमें से बैंक हॉलीडेज को एक्सक्लूड किया जाता है, मतलब बैंक हॉलीडेज इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। जो 3 वर्किंग डे है वो खाली इसमें इंक्लूड किया जाता है। या 7 days एक्सक्लूडिंग बैंक हॉलीडेज, या 7 days हैं जिसमें बैंक हॉलीडेज को एक्सक्लूड किया जाता है। सी कह रहा है 3 days। देखिए 3 यहां पर गलती से आ गया, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं 3 days एक्सक्लूडिंग बैंक, क्या है 3 days एक्सक्लूडिंग, 3 days नहीं होगा, यहां पर ऑप्शन सेम हो जाएगा, हम 5 days लिख दे रहे हैं। मैंने ऑप्शन में चेंज किया है 5 days एक्सक्लूडिंग बैंक हॉलीडेज, या डी कह रहा है 15 days एक्सक्लूडिंग बैंक हॉलीडेज। तो अगर कोर्ट ने आदेश दिया है तो कितने दिनों के अंदर आपको रिप्रेजेंट करना होता है? मैं आपको बता दूं ये दिनों की संख्या शुरू होती है जब कोर्ट का ऑर्डर आपको कम्युनिकेट किया जाता है। क्लियर है? तो जिस दिन कम्युनिकेट किया गया है उससे कितने दिनों के अंदर आपको अपनी एंट्रीज कोर्ट में प्रेजेंट करनी होती है, अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट ने आपको ऐसा करने का आदेश दिया है तो। क्या होगा दुरुस्त आंसर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए? क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 के लिए दुरुस्त आंसर क्या होगा? सफिशिएंट समय हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 पर ले लिया है, तो इसको याद रखिएगा। ये थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको डेज की संख्या याद है तो हो जाएगा आंसर, नहीं तो नहीं होगा। तो यहां पर जो सही आंसर बनेगा वो ए ऑप्शन बनेगा, 3 दिन। तो जिस दिन आपको वो ऑर्डर कम्युनिकेट किया गया है उसके 3 दिनों के अंदर ये तीनों वर्किंग डेज कैलकुलेट होते हैं, यानी इसमें हॉलीडेज एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो मतलब अगर आपको फ्राइडे को आदेश कम्युनिकेट किया गया है तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, और मंडे, ये 3 दिन हो जाएगा। ट्यूसडे तक आपको प्रेजेंट कर देना होता है, तो 3 दिनों के अंदर अंदर आपको, मतलब मंडे तक आपको प्रेजेंट करना है, ट्यूसडे नहीं, मंडे तक आपको प्रेजेंट करना है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 5 में। आप में से जिन्होंने भी ए आंसर किया है दुरुस्त आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ने के पहले मैं आपको सारे बैचेस की सूचना देता रहता हूं, जानकारी देता रहता हूं। जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए भी हाल फिलहाल में जो आपके लिए बैच शुरू किया गया था वो है आपका, सॉरी, सीआईबी के लिए 14 अक्टूबर को, वो है आपका सीआईबी क्रैश कोर्स। ये क्रैश कोर्स कंप्लीट थ्योरी बैच है और इसमें आपको चारों ही कंपलसरी पेपर्स की थ्योरी मिलने वाली है, जिसमें आपके टेस्ट सीरीज भी शामिल किए जा रहे हैं। क्लियर इतनी बात? तो क्रैश कोर्स आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, टेस्ट सीरीज भी इसमें शामिल हो। टेस्ट सीरीज फुल लेंथ की होगी, मतलब जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है टेस्ट सीरीज बिल्कुल वैसे ही रखी गई है। तो अभी 14 अक्टूबर से इसकी क्लासेस शुरू हुई हैं, बिल्कुल न्यू बैच है ये आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। व्हाट प्रोटेक्शन डज द बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 प्रोवाइड टू बैंक विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ देयर बुक्स इन द कोर्ट? क्लियर है? आपको ये बताना है कि अगर बैंक ने, किसी भी बैंक ने अपनी अगर एंट्रीज को एक साक्ष्य के रूप में, एविडेंस के रूप में कोर्ट में प्रस्तुत किया है, तो उन्हें क्या प्रोटेक्शन मिलता है बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट के अंतर्गत? बैंक्स कैन रिफ्यूज टू प्रोड्यूस द बुक्स इफ इट इनकन्वीनियंस देयर ऑपरेशन। बैंक भैया मना कर सकता है अपनी बुक्स को प्रोड्यूस करने की, अपनी एंट्रीज को वहां पर भेजने के लिए, अगर उसको ऐसा लग रहा है कि ये उनके ऑपरेशंस में इनकन्वीनियंस है। क्लियर है इतनी बात? या बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ओनली सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द बुक्स, नॉट द ओरिजिनल। बैंकों को केवल जरूरी है कि वो सर्टिफाइड कॉपीज ही भेजें, उनको ओरिजिनल बुक सबमिट करने की आवश्यकता नहीं होती है। सी ऑप्शन कह रहा है कि बैंक्स मस्ट प्रोड्यूस द ओरिजिनल बुक्स इन ऑल केसेस, सभी केस में बैंक को अपनी ओरिजिनल बुक्स को प्रोड्यूस करना होता है। डी कह रहा है बैंक्स कैन ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज इन कोर्ट, बैंक को इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज को केवल प्रस्तुत करना होता है। क्या होगा दुरुस्त आंसर? चलिए तब तक आप लोग इसका आंसर करते चलिए, मैं कुछ आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देता हूं। देखो भैया, अगर बैंक, उसमें कोई पार्टी नहीं, जैसे कोर्ट के पास एक केस गया है और बैंक उसमें कोई भी पार्टी नहीं है, बैंक किसी भी तरीके की पार्टी के रूप में उसमें इन्वॉल्व नहीं है और कोर्ट ने आदेश भी नहीं दिया है, तो बैंक अपनी बुक्स को प्रस्तुत करने से मना कर सकता है। क्लियर है? आप बैंक को बाध्य नहीं कर सकते हैं कि आप जबरदस्ती अपनी बुक्स को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करिए, अगर बैंक वहां पर कोई पार्टी नहीं है तो। लेकिन ये तभी बात लागू होगी जब बैंक कोई भी पार्टी नहीं है। लेकिन अगर इस केस में कोर्ट ने आदेश दे दिया है तो फिर आपको वहां पर अपनी बुक्स को प्रेजेंट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप में से जिन्होंने भी बी आंसर किया है, बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया। आपको सिर्फ अपनी सर्टिफाइड कॉपीज ही प्रस्तुत करनी है, ओरिजिनल कॉपी प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। और ये बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट क्लियर लिखता है कि ओरिजिनल कॉपी भेजने से जो मामला है उसमें जो है लेट हो जाता है, वो डिले हो जाता है, क्योंकि ओरिजिनल और अगर सर्टिफाइड कॉपीज भेजी गई हैं तो उनको झूठा साबित करना ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी कॉन्ट्रेरी कोई चीज होती नहीं। हाँ, अगर कॉन्ट्रेरी कोई चीज आ गई है, अगर आपके पास कोई ऐसा एविडेंस है, दोनों पार्टीज में से किसी के पास अगर कोई ऐसा एविडेंस है जो ये बता रहा है कि बैंक के पास जो एंट्रीज हैं वो सही नहीं है, वो मिसमैच है, तो आप ओरिजिनल कॉपी मंगा सकते हो। अदरवाइज बैंकों को ओरिजिनल कॉपीज नहीं भेजनी होती, उन्हें सिर्फ अपनी सर्टिफाइड कॉपीज ही भेजनी होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। Moving to the next question, question number 7. Question number 7 says, under the Bankers Books Evidence Act 1891, when a bank provides certified copies of entries, what is the presumption of court regarding क्या है those copies? देखिए, जब बैंक ने अपनी कॉपीज कोर्ट के पास भेजी तो ओरिजिनल तो भेजनी नहीं होती है, उन्हें अपनी ओरिजिनल बुक से वो कॉपी लेनी होती है, उसको सर्टिफाइड करना होता है और वही कॉपी वो कोर्ट के पास भेजता है। तो जब बैंकर्स बुक्स की कॉपीज, यानी जो बैंक की एंट्रीज हैं, उनकी सर्टिफाइड कॉपीज जब कोर्ट के पास जाती हैं तो कोर्ट क्या पहले से प्रिज्यूम करके चलता है? प्रिजम्पशन क्या होते हैं कोर्ट के? क्या कोर्ट प्रिज्यूम करके चलेगा? दे आर प्रिज्यूम टू बी इनकरेक्ट अनलेस वेरीफाइड। इसको इनकरेक्ट माना जाएगा जब तक इसको वेरीफाई नहीं किया गया, यानी जो आप अपनी एंट्रीज भेज रहे हैं उसे इनकरेक्ट माना जाएगा तब तक जब तक कि वो वेरीफाइड नहीं हो पाया है। या बी कह रहा दे मस्ट बी कोरोबोरेटेड बाय कस्टमर टेस्टिमनी, या कस्टमर के टेस्टिमनी से कोरोबोरेटेड होना चाहिए। या दे आर प्रिज्यूम टू बी ट्रू,
अनलेस प्रूवन अदरवाइज। ये सही माने जाएंगे, ये सत्य माने जाएंगे जब तक अदरवाइज प्रूवन ना हो। अदरवाइज का मतलब है जब तक कि इसका कॉन्ट्रैरी प्रूव नहीं हो जाता है, जब तक कि इसके विपरीत कोई बात सिद्ध नहीं हो जाती है, तब तक ये माना जाएगा कि ये सही है, ये सत्य कॉपी ही भेजी गई। दे आर प्रिज्यूम्ड टू बी इररिलेवेंट अनलेस कनेक्टेड टू द केस। जब तक कि वो केस से कनेक्टेड नहीं है तब तक इररिलेवेंट उसको प्रिज्यूम किया जाएगा। क्या होगा दुरुस्त आंसर? बहुत आसान सा टॉपिक है बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट और बहुत छोटा सा टॉपिक है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर सफिशिएंट समय हम लोगों ने ले लिया है। कोर्ट ये मान के चलता है, कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि ये ट्रू कॉपीज हैं, ये ओरिजिनल बुक से ली गई हैं, ये ट्रू एंट्रीज हैं। अगर इसके कॉन्ट्रेरी कोई चीज प्रूव नहीं हुई है तो इसे ट्रू ही माना जाएगा। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आप में से जिन्होंने भी सी आंसर किया है, सही आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। अंडर सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट, एंट्रीज इन बैंकर्स बुक शैल बी प्राइमा फेसिया एविडेंस इन द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इफ। देखिए सेक्शन 4 के अंतर्गत जो आपका बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट है, उसके सेक्शन 4 के अंतर्गत बैंकों की बुक्स की जो एंट्रीज है इसे प्राइमा फेसिया एविडेंस माना जाता है ऑफ द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इफ, है ना। ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड किया गया है यदि, कब इसे प्राइमा फेसिया माना जाएगा? जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया गया है यदि द एंट्रीज आर कंफर्म बाय द कस्टमर। अगर कस्टमर ने उन एंट्रीज को कंफर्म किया है तो इसे प्राइमा फेसिया जो है एविडेंस के रूप में माना जाएगा। या दे आर ड्यूली सर्टिफाइड कॉपीज एज पर सेक्शन, या इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर वो ड्यूली सर्टिफाइड है तो, या दे आर प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली फ्रॉम द मेन लेजर, या वो मेन लेजर से डायरेक्टली प्रोड्यूस किया गया है तो, या दे आर अप्रूव्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको आरबीआई ने अप्रूव किया है तब। क्या होगा दुरुस्त आंसर क्वेश्चन नंबर 8 के लिए? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पर सफिशिएंट समय हम लोगों ने ले लिया है। चलिए, अगर ये ड्यूली सर्टिफाइड किया गया है सेक्शन के अकॉर्डिंग तो इसे प्राइमा फेसिया के रूप में माना जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन यहां पर है, एंट्रीज इन बैंकर्स बुक्स आर प्राइमा फेसिया एविडेंस बट नॉट कंक्लूसिव प्रूफ। जो कथन है वो ये कह रहा है कि जो बैंकर्स बुक्स की एंट्रीज हैं वो प्राइमा फेसिया एविडेंस माने जाते हैं, लेकिन ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होते। ये प्राइमा फेसिया होते हैं, कंक्लूसिव एविडेंस, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होते। इसके पीछे का कारण क्या है कि रीजन है सच एंट्रीज में बी चैलेंज्ड बाय प्रूविंग दैट दे वर नॉट मेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। क्योंकि आगे चल के इनको चैलेंज किया जा सकता है, इस बात पे चैलेंज किया जा सकता है कि ये एंट्रीज जो की गई है ये बैंकों की ऑर्डिनरी बिजनेस के दौरान नहीं हुई, यानी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में इसको नहीं किया गया है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही, आर सही एक्सप्लेनेशन ए का, दोनों स्टेटमेंट सही, आर सही एक्सप्लेनेशन नहीं ए का। ए सही है, आर गलत है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। क्या होगा दुरुस्त आंसर यहां पर भैया? क्वेश्चन नंबर 9 पर सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9 पर आप में से जिन्होंने भी ए आंसर किया है बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया है। ये बैंकर्स बुक्स की जो एंट्रीज होती हैं वो प्राइमा फेसिया माना जाता है, इसे कंक्लूसिव प्रूफ नहीं माना जाता है। क्योंकि कई बार बैंक कुछ ऐसे एंट्रीज भी कर सकते हैं जो उनकी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान ना हुआ, और अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान नहीं हुआ तो फिर ये एविडेंस के रूप में इनको मना किया जा सकता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन आपका जो आर है वो सही एक्सप्लेनेशन है ए का। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर है? तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं। 9 क्वेश्चन थे जिनका डिस्कशन आपके साथ किया गया है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट से, इन सारे क्वेश्चंस को अगर आपने ठीक से कर लिया है तो फिर आपको उसकी थ्योरी बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बहुत आसान सा और बहुत छोटा सा ही टॉपिक है बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं। इनके अलावा मैं कुछ बैचेस की जानकारी भी आपको दे दूं। महापैक्स के विषय में मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं। महापैक आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। और अभी पीछे जो हम लोगों ने चर्चा की है बैचेस की, जो सीआईबी का क्रैश कोर्स है
वो आपको उपलब्ध हो जाएगा इस महापैक में। अगर आप महापैक को परचेज करते हैं तो सीआईबी क्रैश कोर्स, रीलोडेड बैच, वो सारे के सारे आपको यहां पर मिल जाएंगे। क्लियर है? तो 3 वैलिडिटी में आपको ये महापैक्स मिल रहे हैं। इनके अलावा अगर आपका कोई सिंगल सब्जेक्ट है, एक ही विषय में आपका कोई पेपर रुक गया कंपलसरी पेपर, तो चारों ही कंपलसरी पेपर यहां सिंगल सब्जेक्ट के रूप में भी आपके पास अवेलेबल है। और अगर हम इलेक्टिव पेपर्स की बात करें, इलेक्टिव पेपर्स आपको महापैक में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। महापैक्स में आपको इलेक्टिव पेपर्स अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है। इलेक्टिव पेपर 4 हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सेंट्रल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट और रूरल बैंकिंग, ये 4 इलेक्टिव पेपर्स है जिनको आप यहां से ले सकते हैं। महापैक्स में इलेक्टिव पेपर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ भी और आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो जो क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर, आप इसको स्कैन कर सकते हैं। एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाते हैं। आप इसको स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं, या आप टेलीग्राम पर सर्च करें आशीष सर जेआईबी सीआईबी एग्जाम्स, आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। क्लियर है मित्रों इतनी बात? तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं। अब मेरी मुलाकात आपसे दिवाली के बाद होने वाली है। क्लासेस आपकी चलती रहेंगी। हाँ, हमने आपके लिए क्लासेस को रिकॉर्ड कर दिया है। ये क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश ये है कि आपका रिदम ब्रेक ना हो। अगर आपकी पढ़ाई लगातार चल रही है तो चलती रहे। दिवाली एक दिन का त्योहार है, आप उसे मनाइए, लेकिन अपनी पढ़ाई किसी तरीके से ब्रेक मत करिए। तो आज के लिए फिर इतनी बात रखते हैं। बाकी इस दिवाली की मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, और बहुत बढ़िया आपकी ये दिवाली जाए, पढ़ाई भी लगातार चलती रहे, इसलिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।